सभी अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को मेरा सादर अभिवादन। आप लोगों की वो शुभ घड़ी आ गई। आप लोगों को कमीशन ने स्पष्ट कर दिया कि हम 4-5 दिसंबर को आपके जीवन की पहली कहानी तो लिख ही देंगे। ये प्री एग्ज़ाम नहीं है जहाँ छटनी होना है, जहाँ हर पेपर में आपकी ज़िंदगी के लिए हर लम्हा कसीदे कसेगा। बहुत उपयुक्त समय दिया है, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है ये। चाहे वो बिहार अभियोजन अधिकारी की परीक्षा दे रहा हो अथवा नहीं दे रहा हो, तो सोने पे सुहागा, और अगर नहीं दे रहा हो तो सुहागा ही सुहागा, क्योंकि उसके पास पूरा समय ही समय है। आज हम बात करेंगे, मेरा वीडियो पूरा केंद्रित होगा आफ्टर डिक्लेरेशन मेंस डेट ऑफ यूपी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मेंस एग्जाम 2022 रणनीति क्या हो, अब क्या करें। पहला काम, पहला सूत्र, किसी भी विजयश्री को हासिल करने के लिए अपने सामने वाले को, जो युद्ध में चालें चली जाती हैं, शतरंज में जो मोहरें चली जाती हैं, जब विश्वनाथन आनंद शतरंज की चाल चल रहे हों तो गैरी कास्परोव रूस के बहुत बड़े शतरंज खिलाड़ी रहे हैं, ये तय नहीं होता कि अगली चाल वो क्या चलेगा। तो आप जिस सेवा में जाना चाहते हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा हो, चाहे वो न्यायिक सेवा हो, बिजली चली गई, कोई बात नहीं, लैंप से काम चला लेंगे। हम लोग तो स्टूडेंट हैं। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी माताजी ने जंगल से लकड़ी काट कर वो लाते थे, और लकड़ी जला जला के वो इतना रोशनी कंटिन्यू बनाए रखती थी कि उस रोशनी में वो पढ़ाई करते थे। अमेरिका के इतिहास में जब वो राष्ट्रपति बने, तो आप हमारी इस बात से सहमत होंगे, राष्ट्रपति बनने के संपूर्ण इतिहास में वर्तमान में जो बाइडेन समेत कह रहा हूं, जो विभूति अब्राहम लिंकन की है, उस पर, उनकी उस विभूति के आगे कोई टिकता नहीं। चाहे रोनाल्ड रीगन हो, चाहे राष्ट्रपति बुश हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, कोई उस विभूति के आगे टिकता नहीं। गोरे काले का वहाँ इतना भयंकर संग्राम चल रहा था, उस पर अब्राहम लिंकन ने किस तरीके से उस स्थिति को संभाला था, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई थी। याद है ना, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की रियासत और सरदार पटेल। तो सरदार पटेल तो हमारे यहाँ होम मिनिस्टर थे, लेकिन अब्राहम लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति। उस अब्राहम लिंकन की कहानी में लाइट कटते ही मेरे दिमाग में हिट किया, और हम आपको बताने के लिए तत्पर हो गए। तो जो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सींचता है और टारगेट से रत्ती भर पीछे नहीं हटता है, हमारी भी जिद है, हम वहीं पुष्प उगाएंगे जिसको तुम पत्थर बोलते आए हो। तो जिद्दी होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जिद से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे श्रम और श्रम की सही दिशा। हम बात कर रहे थे कि जिस परीक्षा में आप जाते हैं, जाना चाह रहे हैं, वो परीक्षा वस्तुतः में राजयोग वाली होती है,
और कोई भी रणनीति, जितनी संस्थाएं हैं, इतना यूट्यूब चैनल है, तमाम किताबें, आपका निजी अनुभव आपकी मौलिकता को विकसित करने में लगा हुआ है। एग्ज़ाम मेंस का हो जाता है, परीक्षा में कापियां चेक होती हैं, तमाम किंवदंतियों, स्थितियों और गतिविधियों के बीच में आपका अंक आ जाता है, रिजल्ट भी आउट हो जाता है। आप सेलेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं तो तमाम तरीके की बातों में मस्तिष्क गोते लगाता है और माइंड में ये चीज़ें तय नहीं हो पाती कि वजह क्या रही कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो खास करके इलाहाबादी पृष्ठभूमि में प्रयागराज की मैं बात करूं तो ये पिछले 20 साल में मुख्य परीक्षा के स्तर पर लगभग ठिठक सा गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है बड़े स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा का दबाव। पिछले 2 साल में कोरोना जब आया उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जिसमें शिक्षा विभाग में बहुत सारी नौकरियां गई हैं अपने उत्तर प्रदेश में। वो सारे बच्चे, उसके 90% बच्चे पेवर पीसीएस के धुरंधर तैयारी करने वाले कैंडिडेट थे। आप सोचिए, जो बच्चा नायब तहसीलदार एसडीएम की हैसियत रखता था, वो संतोष कहाँ किया? अदने से एक टीचर की नौकरी पर। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा सिर्फ सिंगल एग्जाम की परीक्षा थी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे टिक करना था, मेंस लिखना नहीं था। तो वो पीसीएस में झंडे गाड़ते थे। सब्जेक्ट जब तक रहा 2010 तक, तो सब्जेक्ट में वो 110 120 नंबर का सब्जेक्ट होता था, 110 चढ़ा देने वाले लड़के थे। जाते जाते बुढ़ापे में टीचर की नौकरी, भागते भूत की लंगोटिए भली। लेकिन जुडिशरी में कहाँ जाए? एक तो लिमिटेड सीट आती है, कई साल के अंतराल पे आती है। इन स्थितियों में अपने भाग्य में एक अंधकार सा दिखता है। तो हमारा नैतिक फर्ज क्या है कि जब मौका आए तो हमारे दिमाग में समानांतर ये भी चले कि अगर इस बार चूके तो फिर पता नहीं कब। ये मैं मिथकीय सच आपसे नहीं शेयर कर रहा हूं। हर बच्चा जो जुडिशरी से जुड़ा है वो इससे दो चार हो ही रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो मौका पाए हैं, इसमें अपनी रणनीति और मौलिकता को विकसित करने के लिए किसी भी विधा का प्रयोग करें। मैं उसके पचड़े में नहीं जाना चाहता, न ले जाना चाहता आपको, लेकिन इतना तो जरूर करें कि जो पिछली बार मुख्य परीक्षा में आपने दरकार रखी थी, वो दरकार क्या बदले हुए परिस्थिति में आप फुलफिल कर रहे हैं? अगर फुलफिल करने में या ना कर पाने में कोई भी कारण आड़े आ रहा है तो आप अपने आप को दोष मत देना। आपकी असफलता अगर फिर भी आती है तो वो कारण जिम्मेदार होगा। कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको मनोवैज्ञानिक रूप से खुश नहीं कर रहा हूं। यहीं आप डिसाइड कर लीजिए अपने रिजल्ट की मेरिट, क्योंकि आप ही निर्धारक हैं, अपने कर्ता हैं इस बात के कि पिछला मेंस क्यों नहीं हुआ। और उस निर्धारण के आधार यानी कमी की क्षतिपूर्ति के लिए आपके ही द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि हम उसके मानक को, उसके दरकार को पूरा नहीं कर पा रहे। तो फिर दोषी कैसे संस्था होगी या उस एग्जाम हॉल में उस एक दिन पेपर का हार्ड या लो या मिडिल रह जाना होगा? ये सब तो नहीं होगा भाई। मूल प्रश्न जो आपने कमरे के अंदर, अभी एग्जाम लगभग 2 महीने दूर है, मैं बिहार की बात नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं, यूपी के संदर्भ में कर रहा हूं। तो आपकी सूझबूझ तो ये होनी चाहिए ना कि हम अपने जो पिछले कमियां थी उसको हमने कितना पाटा है। अगर ऐसा कोई पहचान बन ही नहीं पाता, केवल मेंस लिखने के नाम पर प्री क्वालिफाई हो जाते हैं बार बार और एग्जाम हॉल में बढ़ जाते हैं, या अंतर मन में आपके ना जानते हुए ये कहीं तो नहीं चलता कि भाग्य होगा तो मिल जाएगा। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है।
अगर मस्तिष्क में ये विचार चल रहा है क्या कि आप भाग्य भरोसे मेंस लिखते हैं और निष्कर्ष या निर्णय पर नहीं जाते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी लाइफ की ये। बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। वैसे पश्चाताप करने की स्थिति घिस घिस के खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टाइम जो मिला है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार को मैनेज करते हुए, अपनी स्थितियों को मैनेज करते हुए संधान करिए और अर्जुन की तरह नीचे देख के भी मछली की आंख में निशाना साधिए। ठीक है, लाइट कट जाने की वजह से मैं थोड़ा विस्तृत विवेचन करना चाहता था, लेकिन रोक रहा हूँ। आपसे कल मिलूँगा एक नए सोच और उत्प्रेरण शक्ति के साथ। कल का वीडियो मैं समस्यागत प्रश्नों पर जो एविडेंस आईपीसी के आते हैं लाके उस पर केंद्रित वीडियो मेरा रहेगा। कैसे उसको हल करें, कैसे अंक लामे ज़्यादा लाएं। अभी तक तो मेरी चर्चा मौलिक पक्ष पर रही है, रणनीति पर रही है कि आप अपने आप को हिंदी में, निबंध में, जीएस में क्या करें, कैसे सुधारें। लेकिन मुख्य परीक्षा में कभी कभी आदमी वहाँ हार जाता है जो उसका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष होता है। इन सब के सुधारने में वो अपने ही गोल में हेड विकेट हो जाता है। हेड विकेट आपसे जीएस में पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। चाइना मैन पूछा गया है, व्हाट इज चाइना मैन। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में जो 30 शब्द 80 शब्द की टिप्पणी आपसे पूछी जानी है उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। क्रिकेट जगत में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही मत पढ़ के जाना, सब कुछ पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि राष्ट्रीय गेम कहाँ हो रहा है, शुभंकर वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल स्वस्थ दिमाग से, आज का भी दिन आप लोगों का इसी में गया होगा। डेट आने के बाद अपने को संयत रखना, नियोजनबद्ध हो जाना। किस सब्जेक्ट को आपका अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के पक्ष में नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक को जब तक ख़त्म नहीं कर देते दूसरा उठाते नहीं। अब ये आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है। अगर आप इस स्वभाव के घनीभूत हैं कि एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं तो तब तक नहीं रखना चाहते, दूसरा उठाना चाहते जब तक उसको ख़त्म ना कर दें। ये प्रवृत्ति उपन्यास पढ़ने वाली प्रवृत्ति के अनुकूल है। लेकिन जो व्यक्ति कोई भी एक सब्जेक्ट लंबे समय तक घंटे 2 घंटे में ही बोर होने लगता है, उसके दिमाग के संतुलन को साधने के लिए जिग-जैग अध्ययन चाहिए। जिग-जैग अध्ययन क्या होता है? मान लीजिए आईपीसी पढ़ रहे हैं आप 4 घंटे और आपका पर डे का शेड्यूल 6 घंटे है। 2 घंटे में आप बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में। तो आप आईपीसी के जस्ट बाद हिंदी रख लें, फिर आप सीआरपीसी उठाएं, जीएस रख लें, एविडेंस उठाएं, निबंध रख लें। जिग जैग मतलब एक हार्ड एक नॉर्म, एक हार्ड एक नॉर्म। तो आपके मस्तिष्क में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और आप चीज़ों को आत्मसात करने में सुविधा पाएंगे। हमारी बात से आप सहमत होंगे। ठीक है, जीवन ऐसे नहीं है। जीवन में अगर आपको बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वो समझ जाइए उसके पीछे आपको बहुत बड़े रणनीति के स्तर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने जीवन में इस लक्ष्य को साधने के लिए वो हर कुछ करिए जो रणनीति का हिस्सा हो। चलिए यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो का टॉपिक मैंने दे दिया है,
जो समस्यागत सवाल पूछे जा रहे हैं अभियोजन अधिकारी परीक्षा में, चाहे यहाँ चाहे बिहार, बिहार के माइनर एक्ट में जो प्रॉब्लम एचजेएस में पूछी गई है, बिहार के माइनर एक्ट की जो प्रॉब्लम एचजेएस में पूछी गई, उसमें से 2-1 बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन कल का वीडियो समस्यागत सवाल पर होगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। शुभ रात्रि। रात्रि के 1 बज रहे हैं और ये 4 अक्टूबर है। मैं आप लोगों के लिए आपकी कापियाँ चेक करने में, उन सब चीज़ों में, प्रोसीजर लॉ को डील करना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, जो प्रोसीजरल लॉ को जुबान पर ले आता है, उसका डील करने में माहिर खिलाड़ी होता है। असली में वकील, असली में अधिवक्ता, क्रिमिनल वही होता है। प्रक्रिया विधि अगर नहीं पता तो फिर क्या पता। ये प्रक्रिया विधि प्रोसीजरल, सिविल प्रोसीजरल में भी जाता है, सीपीसी। ठीक है, प्रौढ़ तैयारी रखिए, स्वस्थ चित्त दिमाग से रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और अपने दिमाग को बोझिल मत होने दीजिए। अब समय नहीं है, मेहनत करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई दूसरे लोग का आदमी यहाँ के सर्विस नहीं पाता। आप अपने प्रति ईमानदार कितना हैं, आपका रिजल्ट वही होता है। बाय द वे, भ्रष्टाचार भी हो, कुछ भी हो, फिर भी रिजल्ट वो होता है जो आपकी ईमानदारी का परिचय होता है। और जो नंबर पाके टॉप कर जाते हैं, वो टॉप यूं ही नहीं कर जाते, बेजोड़ पढ़ते हैं। मैंने कल हिंदी वाले पे बोला था ना कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितना सावधान हैं। आज मेरे पास कुछ फ़ोन उसका असर पड़ा आया, तो सचेतना में, चेतना जगत आपकी जो है वो जागृत होनी चाहिए। जब पूरा विद्यार्थी लाभी सोए तब किला फतह कीजिए, बार बार ये मौका ना मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते।